हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे बेसिक फ्रेमवर्क क्या है कंपनी लॉ के। दैट मीन्स यहाँ पर ना अब आपको ये बताएगा कि भाई किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होने वाली है। ठीक है, जैसे कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेते हैं, सो ऑब्वियस है। अब किसी भी, मैंने कहा कि ना जैसे अक्सर बच्चों का जैसे होता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं। ठीक है, एज एक प्रोफेसर अपॉइंट होने के लिए मैंने भी क्या किया था, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी को ही टारगेट किया था कि भाई पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी, देन उसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटी, देन उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी को मैं टारगेट करूंगा, है ना। तो यहाँ पर इसी तरीके से आप लोग भी करते होंगे। क्या आप लोगों ने सभी यूनिवर्सिटीज के प्रोस्पेक्टस को जाना, देखा होगा? प्रोस्पेक्टस दैट मीन्स जिसके अंदर कंपनी के, जिसके अंदर यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। यस, अच्छा। इवन इवन उस प्रोस्पेक्टस के अंदर ये भी मेंशन होता है कि भाई कंपनी, सॉरी, यूनिवर्सिटी इन फ्यूचर में किन के ऊपर क्या क्या कोर्स ने प्रोवाइड कर सकती है, क्या नहीं करने वाली है, किन किन, क्या अगर इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेते हैं तो आपकी प्लेसमेंट्स, स्पेशली एमबीए के स्टूडेंट्स इस चीज को देखते हैं कि भाई प्लेसमेंट अच्छे से हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। यस एवरीवन, समझ पा रहे हैं नहीं पा रहे? तो चलो, तो यहाँ पर फ्रेमवर्क के बारे में बात करेंगे। मींस की कंपनी का जो एक ढांचा बना हुआ है कि कंपनी जब सेटअप में आती है ना तो उसको कुछ एक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है जिसके बेस पे कंपनी की इमेज बिल्ड होती है। तो सबसे पहले आ जाता है फॉर्मेशन एंड रजिस्टर। इसके अंदर ना आपके 1956 जो एक्ट है ना, इसके अंदर 777 777 777 क्या है, आपके सेक्शन है, और उन सेक्शन को हमने डिफाइन किया हुआ है 15 शेड्यूल के अंदर। याद नहीं करनी है, बस मेरे को बताना था आपको। ठीक है, ये 15 शेड्यूल के अंदर आपके पास 777 सेक्शंस हैं। इन सेक्शंस को हम नहीं पढ़ेंगे, बस हमने जानना था। यहां पर सबसे पहले जो बात ध्यान में रखने की है, फॉर्मेशन एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी का कैसे होता है। मींस की कंपनी सेटअप में कैसे आती है, कंपनी किसी एक्ट में कैसे अपने आप को इनरोल करेगी, अपने आप का रजिस्ट्रेशन कैसे करेगी, उस रजिस्ट्रेशन करने के लिए उन्हें क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। जैसे आपको अपनी 10th, अपनी +2, अपनी ग्रेजुएशन की, आपकी पीजी की, अगर आप पीजी में हो तो आपको ऑब्वियस यूजी की चाहिए होगी। अदर जो कास्ट जो सर्टिफिकेट होता है, इनकम सर्टिफिकेट होता है, आपका रेजिडेंशियल स्टेटस का सर्टिफिकेट होता है, होते ही नहीं होते, ये कुछ एक डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं। तो इसी तरीके से कंपनी को भी रिक्वायर होते हैं भाई। कंपनी को कौन कौन से है, सबसे पहले जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर 3 तरीके के मेन, ये कहते हैं प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट कौन से हैं भाई, 3 हैं। कौन कौन से हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, और लास्ट इज दैट प्रोस्पेक्टस है। प्रोस्पेक्टस का तो मतलब समझ में आ गया कि उसमें सारी की सारी डिटेल होती है। ठीक है, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कंपनी ना हमारी 2 तरीके की होती है। अब मैं आपको जो बता रही हूँ ना वो अक्सर सभी कंपनी में चाहिए होता है, बट कुछ कुछ फीचर्स जो है स्पेशली पब्लिक में ही चाहिए होते, प्राइवेट में नहीं चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को समझते हैं कि हाँ जी कहना क्या चाहता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पता है क्या है? कंपनी को ये बताते हैं कि भाई तुम क्या कर सकती हो, तुम क्या नहीं कर सकती। दैट मीन्स व्हाट द कंपनी कैन डू, क्या कंपनी कर सकती है उसकी, मैं ये बोल सकती हूँ कि ये बाउंड्री बताता है। कौन? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कि भाई कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, कंपनी कितने स्कोप में काम कर सकती है, कि कितने एरिया में काम कर सकती है। इस एरिया, इस ये जो बाउंड्री बनाई है ना, इसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। अगर आप क्रॉस करोगे तो ऑब्वियस है, जो ऊपर हमने पढ़ा है ना, कंपनी की जो लिमिटेड लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड से ना वो शब्द कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अनलिमिटेड में। अगर जैसे ही आपने किसी भी रूल को ब्रेक करोगे तो सारी की सारी लायबिलिटी अनलिमिटेड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहता है कि भाई व्हाट द कंपनी कैन डू, क्या कंपनी कर सकती है। अब कंपनी ने डिसाइड कर लिया भाई मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं कितने स्कोप में काम कर सकती हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरी कैपिटल कितनी है, ये सारी की सारी चीजें 5 क्लॉज आते हैं। ठीक है, अब उस काम को कैसे किया जाएगा, हाउ टू परफॉर्म द पर्टिकुलर वर्क, कि आप किस तरीके से किसी काम को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ये किस में लिखा है भाई, ये AOA में लिखा हुआ है। ये आपका एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट होता है जो सबके सामने होता है। ठीक है, सबको आपको पब्लिश जब आप चीजों को, आप किसी कंपनी को पैसे अरेंज करने होते हैं ना, फंड रेज करने होते हैं, तो उसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रोस्पेक्टस हो गया, ये आपको पब्लिश करने पड़ते हैं क्योंकि लोगों को आपकी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन इन्हीं से मिलती है। ठीक है, उस काम को कैसे करने हैं, किस तरीके से, एक ये होता है रूल बुक कि भाई कंपनी के रूल्स ये हैं, ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इस तरीके से एक रूल बुक है। ठीक है, किसी काम को कैसे परफॉर्म करना है ये इसमें बताता है। एक्सप्लेन हाउ द कंपनी विल बी मैनेज द इंटरनली वर्किंग परफॉर्मेंस आपकी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है। हाउ द कंपनी विल वर्क, कैसे कंपनी करेगी, क्या कर सकती है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में है, कैसे करेगी वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। प्रोस्पेक्टस में क्या होता है,
पब्लिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सारी की सारी डिटेल होती है। इन सबको देखकर लोग क्या करते हैं, अब देखो मैं आप लोगों को बता दूं, तुम लोगों ने भी अपने चीजों को इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू को आपने क्यों सेलेक्ट किया है कि आप डिस्टेंस मोड से आप एजुकेशन कर सकते हो और आप उसके साथ साथ अपने जो भी एक्सटर्नल जो आपका जो सेकेंडरी जो वर्क था आप कर सकते हो। आपको जॉब की तैयारी करनी है, आप फैमिली में है या फिर कुछ भी XYZ कोई भी रीजन है, आप उसको इजिली परफॉर्म कर सकते हो। यस, तो आपने इसकी फीचर्स देखी तो एडमिशन ले लिया। यस, अगर किसी को ये है कि भाई मुझे तो रेगुलर करना है, मुझे फेस टू फेस क्लासेस लेनी है, तो आप अदर यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करेंगे। तो आपने प्रोस्पेक्टस के थ्रू ही तो पता चला होगा कि हाँ जी कैसे है। अब ये कहेंगे कि मैम हमने तो प्रोस्पेक्टस पढ़ा ही नहीं था सो वो अलग बात है, पर प्रोस्पेक्टस क्या होता है कि आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो कंपनी के भी प्रोस्पेक्टस से क्या होता है कि इस प्रोस्पेक्टस को देखकर लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, बाय इट्स शेयर एंड द डिवेंचर्स। गॉट इट, समझ में आया? शेयर कैपिटल एंड द मेंबरशिप। सेकंड पॉइंट आ जाता है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा कि भाई फॉर्मेशन कैसी होगी, रजिस्ट्रेशन कैसी होगी, इनके लिए 3 डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। दूसरी बात हम पढ़ रहे हैं शेयर कैपिटल एंड द मेंबरशिप। दैट मीन्स कि जितना भी मैंने कहा कि भाई ये जो शेयर होल्डर्स है ना, इस रिलायंस कंपनी, रिलायंस ले लीजिए, टाटा ले लीजिए, हमने क्या लिया था, कंसेप्ट स्टडी पॉइंट का लिया था ना। चलो, तो यहां पर ये कंपनी है, ये यहां पर पैसे इन्वेस्ट करेंगे। अब देखो सारे के सारे जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, मतलब कि अभी तो ये इन्वेस्टर्स हैं, ये किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। क्या ये आंख बंद करके करेंगे, इन द सेंस कि मतलब कुछ भी नहीं देखेंगे? भाई ये बहुत कुछ देखते हैं, जैसे कि कंपनी का ये देखेंगे कि भाई डिविडेंड कितने टाइम पे दे रही है, इसकी उनको रिटर्न कितना टाइम पे मिल जा रहा है। ठीक है, कंपनी का जो शेयर की जो वैल्यू है वो ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, आप किस तरीके के शेयर में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको पता है कि कंपनी के जो शेयर होते हैं वो अक्सर 2 टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर एंड द प्रेफरेंस शेयर, कि आप किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपका शेयर आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है, रिडीम जब होगा, मींस कि जब आपको वापस आपके पैसे वापस मिलेंगे, रिडेम्पशन बोलते हैं उसको। ठीक है, वो आपको प्रीमियम पे मिलेंगे या डिस्काउंट पे मिलेंगे, मतलब सारी की सारी चीजें देखते हो। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल एंड द मेंबरशिप के ऊपर पॉइंट आ जाता है कि ये एक्ट कंटेन करता है रूल रिगार्डिंग द टाइप ऑफ द शेयर, प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर, इशू ऑफ द शेयर एंड द डिवेंचर्स, कि आप किस तरीके से शेयर को इशू करने वाले हैं। आप अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकते नहीं कर सकते। अब ऐसा तो है नहीं एक बंदे ने शेयर ले लिया वो ताउम्र तक उसी का शेयर रखेगा, नहीं, वो छोड़ के भी जा सकता है, अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकता है। रेस्ट फोर फीचर ऑफ द शेयर का मतलब क्या है कि इन केस मान लीजिए कंपनी ने आपको शेयर दे दिए, आपको दे दिए, मान लीजिए मैंने आपको राम, हमने एग्जांपल में लिया था, हमने राम को शेयर दिए 100 शेयर दिए और बोला है राम को कि जैसे जैसे कंपनी पैसे मंगवाएगी ना, तुम्हें ना ये पैसे दे देना जो तुम्हारे 1000 रुपए बनते ठीक है, अभी राम ने क्या किया है, अभी राम ने केवल और केवल मान लीजिए 600 रुपए कंपनी को दिए, 420 की पेंडिंग है, तो कंपनी इसको नोटिस देती जा रही है कि भाई राम हमें पैसों की जरूरत है, जल्दी से अपनी जो 400 रुपए बैलेंस बचा है उनको दे दीजिए। इसी तरीके से सबके पास नोटिस सेंड करेगी। ठीक है, और मान लीजिए राम क्या कह रहा है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, अभी मैं नहीं दे सकता। कंपनी 1 नोटिस देगी, 2 नोटिस देगी, 3 नोटिस देगी, फाइनल नोटिस के बाद आपको 14 दिन का और टाइम दिया जाएगा कि भाई तुम ये 400 रुपए दे रहे हो नहीं दे रहे हो, अदरवाइज हम तुम्हारे शेयर जितना हमने तुमको दिया हुआ था वो तुम्हारे जब्त कर लेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो? और जो तुमने 600 रुपए हमने दिए, हमको 600 रुपए जो तुमने हमको दिए थे, इसकी कंपनी को राम ने दिए थे, कंपनी कहेगी कि हम तुम्हारे में 600 रुपए वापस भी नहीं देंगे, इसकी डबल नुकसान हो रहा है राम का। तो ये फॉरफीचर का मतलब ये होता है कि जब्त करना है। ठीक है, इंक्रीजिंग एंड रिडक्शन ऑफ द रिजर्व कैपिटल, अगर कंपनी बढ़ाना चाहती है कैपिटल को तो शेयर और इशू कर देगी, कम करना चाहती है तो बायबैक कर देगी, रिडीम कर देगी, कुछ भी कर सकती है। तो इसकी सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से और कंपनी एक्ट के आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी कंपनी के अंदर है, कहते हैं सेबी गाइडलाइंस अप्लाई टू द पब्लिक इशू ऑफ द शेयर्स, बट द कंपनी एक्ट ले द बेसिक प्रिंसिपल। कंपनी एक्ट क्या करता है, बेसिक प्रिंसिपल बताता है कि भाई कंपनी कैसे चल सकती है, क्या इनको रूल रेगुलेशन फॉलो करनी चाहिए, जिसके अंदर मैंने आपको बताया जैसे कि आप इशू ऑफ द शेयर एट द प्रीमियम दैट मीन्स कि 100 रुपए का शेयर था, जब रिडीम हो रहा है ना, सॉरी जब इशू कर रहे हो 100 की बजाय, इसकी मार्केट वैल्यू 100 की है, बट कंपनी क्या करिए इसको 100 की बजाय 120 में इशू कर रही है, तो 20 रुपए क्या हो गया, प्रीमियम, कंपनी को फायदा है। अगर मैं कहूँ कि 100 रुपए मार्केट वैल्यू है और कंपनी इसको इशू कर रही है मान लीजिए 90 रुपए में, तो 10 रुपए कंपनी का नुकसान है क्योंकि कंपनी की इतनी वैल्यू नहीं है। तो अपने शेयर को वो प्रीमियम पे भी इशू कर सकता है, अगर कंपनी की बढ़िया वैल्यू है तो प्रीमियम पे इशू करेगा, कंपनी की इतनी वैल्यू नहीं है तो वो डिस्काउंट पे इशू करेगा। ठीक है, स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है,
ये शेयर पता है किसको दिए जाते हैं? जो कंपनी के अंदर जो इंटरनल एम्प्लॉइज होते हैं ना, और उनको उन्होंने कंपनी को कोई फायदा दिया हो। जैसे मान लीजिए कोई उन्होंने आईपी बना के दिया हो, या फिर मैं कहूंगी कोई भी उनके पास नॉलेज थी, स्किल थी उसकी, जिसके थ्रू कंपनी को फायदा हुआ। तो ये केवल कंपनी के एम्प्लॉई और कंपनी के डायरेक्टर्स को ही रिवॉर्ड दिया जाता है, उनकी स्किल, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के नाम से, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ठीक है, होते हैं, सॉरी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, डिस्काउंटेड भी होते हैं, इसकी कम कॉस्ट होती है अक्सर। बोनस शेयर का मतलब क्या होता है? बोनस शेयर वो शेयर होते हैं जो कि आपको सैलरी के अलावा आपको दिया जाता है। ठीक है, फ्री शेयर्स गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फ्रॉम द कंपनीज प्रॉफिट ऑफ द रिजल्ट्स। ठीक है, उसके प्रॉफिट में से दिया जाता है, इसको आपको उससे पेमेंट नहीं करनी पड़ती। अच्छा, राइट शेयर का मतलब होता है फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे कि मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना 100, चलो 100 छोड़ो, 4 एम्प्लॉई है। ठीक है, ये एम्प्लॉई बहुत ज्यादा, ये चारों के चारों एम्प्लॉय ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि जब भी कभी कंपनी क्या करते हैं, शेयर को पब्लिकली अनाउंस करते हैं कि भाई कंपनी क्या कर रही है, पब्लिकली शेयर को इशू करना चाह रही है, और जो भी लोग इंटरेस्टेड है ना वो क्या कर दे, कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। पर सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन ये 4 करते हैं। तो कंपनी ने कहा कि भाई हम बाहर पहले पब्लिकली अनाउंस करने से पहले कंपनी के इंटरनली अनाउंस करते हैं, और उनको कहते हैं कि अगर तुम ये शेयर लेना चाहते हो तो हम तुम्हें क्या करेंगे, डिस्काउंट पे दे देंगे। मींस कि 100 रुपए का शेयर तुम्हें 90 रुपए का पड़ जाएगा। कहते हैं अच्छा, तो उसे राइट शेयर कहते हैं। मींस कि कंपनी के जो इंटरनल एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, पहले उनको ऑफर देना, अगर वो नहीं लेना चाहते तो फिर आप एक्सटर्नली अनाउंस कर सकते हैं। तो ये चीजें प्रोसेस आपको ध्यान में रखनी है। मैनेजमेंट डायरेक्टर एंड पावर, दैट मीन्स कि किस तरीके से एक डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है, किस तरीके से उसके ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है, क्या बोर्ड की पावर होती है, ठीक है, क्या लिमिट है किसी भी डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन के ऊपर, डिसीजन मेकिंग पावर के ऊपर। दैट मीन्स ये इंस्ट्रक्ट करता है कि भाई डायरेक्टर इस जो भी इसको पावर दी गई है, जो भी इसको राइट दिए गए हैं, वो उनका गलत फायदा ना उठाए। गॉट इट। कंपनी की मीटिंग के ऊपर बात की गई है। सबसे पहले हमने क्या किया, फ्रेमवर्क क्या बताया मैंने, सबसे पहले कंपनी बनाई हमने, फिर उसके शेयर कैपिटल को डिजाइन किया, देन उसके बाद मैनेजमेंट के अंदर जो डायरेक्टर्स है उनकी जो पावर है, उनकी राइट है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी ऑब्लिगेशन, उनको डिफाइन किया। देन उसके बाद मीटिंग के ऊपर बात करती है। दैट मीन्स कंपनी के अंदर, जैसे कि स्कूल के अंदर आपने सुना होगा कि पेरेंट्स मीटिंग है, आज हमें जाना पड़ रहा है, आज छोटे भाई की मीटिंग है, आज मुझे जाना पड़ रहा है, ये वो सुना है। मीटिंग क्यों की जाती है? कि आप क्या कर सकते हो, अपनी परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर सकते हो। तो कंपनी के अंदर भी मीटिंग होती है, इसे हम एनुअल जनरल मीटिंग भी कहते हैं। काफी तरीके की मीटिंग होती है, यहाँ पे तो आपको 2 ही डिफाइन की गई है। एनुअल जनरल मीटिंग होती है कि साल के अंदर एक बार आपको मीटिंग करनी होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है जो कि आप एक इमरजेंसी आ जाए तो आप उसको इजिली आप अरेंज करवा सकते हो। ठीक है, और उस मीटिंग को आप ये नहीं है कि हाँ भाई, जैसे मैं कहूँगी अक्सर स्कूल्स के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेजेस के अंदर क्या होता है कि अगर मीटिंग हो रही है ना, 1 घंटा पहले, 2 घंटे पहले आपको नोटिस दे देंगे। ठीक है, कि भाई आज मीटिंग है, आज आपकी जो छुट्टी होगी वो लेट होगी। बट कंपनी के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर मीटिंग रखनी है तो अप्रोक्स 21 डेज का नोटिस पीरियड जारी होना चाहिए। ठीक है, कितने मेंबर होंगे उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर, कॉर्म का मतलब होता है कि लिमिटेड नंबर ऑफ द जो मेंबर्स क्या हो सकते हैं, इस कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, वोटिंग मेथड किसको दिया जा रहा है, ये सारी की सारी चीजें प्री डिफाइंड है। ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड है। ओके, नेक्स्ट आता है अकाउंट एंड ऑडिट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट को कौन तैयार करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किन रूल्स को फॉलो करेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो दिए गए हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। ऑडिट इंटरनली मेंबर करेगा या बाहर से कोई आएगा, बाहर से आएगा तो अच्छी ऑडिट होगी। ऑडिट का मतलब आ गया ना समझ में, चेकिंग करना। इंस्पेक्शन एंड द इन्वेस्टिगेशन, अगर इन केस फ्रॉड नजर आ रहा है कंपनी के अंदर, वर्किंग के अंदर, तो डेफिनेटली जो आपका जो नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल है ना, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल है, वो आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की नोटिस जारी कर सकती है, कि आपके ऊपर बहुत डीपर इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है। ओके, अच्छा, प्रिवेंशन ऑफ द अपोजिशन एंड द मिसमैनेजमेंट, दैट मीन्स कि कंपनी कई बार क्या करती है, जितने भी मेंबर्स हैं, जैसे पब्लिक है, लोगों का जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उनका पैसा है, शेयर होल्डर्स है, एम्प्लॉइज है, कस्टमर है, गवर्नमेंट है, बैंक है, इन सब से इनको कंपनी के थ्रू इनको नुकसान हो सकता है, तो डेफिनेटली। तो अगर कंपनी कोई भी ऐसी एक्टिविटी करती है कि उसके इन्वेस्टर्स के बड़ा प्रॉब्लम फेस कर रही है, ठीक है, या फिर ऐसा है जो जो शेयर होल्डर्स है ना, जो कंपनी के इंटरनल जो वर्किंग परफॉर्मर है, उनको नुकसान हो रहा है, तो जो कानून बनाए गए हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए।
कि भाई कंपनी को पनिश कर सके और उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। इफ द कंपनी अफेयर्स हार्म द पब्लिक इंटरेस्ट, शेयर होल्डर्स या अदर और द कंपनी इटसेल्फ, द ग्रुप ऑफ द मेंबर कैन बी अप्रोच द कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये सारे के सारे मेंबर क्या कर सकते हैं, इसके सामने अपील डाल सकते हैं कि भाई कंपनी हमारे साथ ऐसे ऐसे काम कर रही है, डायरेक्टर इस रूल का गलत फायदा उठा रहा है, कंपनी इसी गलत एक्टिविटी में काम कर रही है, ठीक है। मर्जर एमलगमेशन रिकंस्ट्रक्शन की कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर कंपनी एक्ट में डिफाइन की गई है। मर्जर का मतलब क्या है कि अब दो कंपनियां हैं, दोनों कंपनियां कंबाइन हो रही है, जो ज्यादा पावरिंग कंपनी है ना, वो क्या उसकी वर्किंग कंटिन्यूस रहेगी, और जो लोग लो वर्किंग कंपनी थी ना, लो कैपिटा या फिर मैं कहूँ कि लो परफॉर्मिंग कंपनी है, वो उसके अंदर मर्ज हो जाएगी। और जो ज्यादा पावरफुल कंपनी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए कंपनी ज्यादा पावरफुल है और बी कंपनी आपकी थोड़ी सी कमजोर है, तो ये इसके अंदर आपस में मिल जाएगी, मर्ज हो जाएगी, बट जो फंक्शनिंग है, डिसीजन मेकिंग पावर है, वो एक ही चलेगी, ठीक है। वन टू और मोर कंपनी कंबाइन हो जाएगी, वन कंपनी ऑब्जर्व द अदर, एक कंपनी दूसरी कंपनी को ऑब्जर्व कर लेगी, एंड ओनली वन कंपनी कंटिन्यू टू द एग्जिस्ट, एक कंपनी एग्जिस्टिंग में चलेगी। बट एमलगमेशन का मतलब क्या है कि एक कंपनी ये है, बी कंपनी ये है, दोनों आपस में मिलेगी और कोई नई कंपनी बनाएगी, एंटायरली द न्यू कंपनीज फॉर्म, एंड द जो एग्जिस्टिंग कंपनी थी वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि आपकी इंटरनल वर्किंग परफॉर्मेंस को के अंदर क्या कर रहे हो, चेंजेस कर रहे हो, कि भाई उसकी कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हो, उसकी एसेट्स के अंदर चेंज कर रहे हो, उसकी लायबिलिटी के अंदर चेंज कर रहे हो, तो इनकी इंटरनली स्ट्रक्चर को क्या किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है। तो यहाँ पर कंपनी एक्ट में इनकी प्रोसेस बताई गई है कि आप कैसे कर सकते हो, किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, क्या डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा, क्या आपको शेयर होल्डर की भी क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। गॉट इट। अगर कंपनी बंद करनी है तो कंपनी बंद करने के लिए भी आपको दो तरीके से हो सकती है, एक तो कंपल्सरी वाइंडिंग अप होती है, एक वॉलंटियर वाइंडिंग अप होती है। कंपल्सरी होती है जब या तो आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, या फिर गवर्नमेंट को ये लग रहा है, ठीक है, कानून को ये लग रहा है कि भाई तुम एक गलत एक्टिविटी में हो, तो डेफिनेटली वो क्या करने वाली है, आपके ऊपर एक्शन उठा सकती है, और आपको ये बोला जा सकता है कि भाई तुम्हारी कंपनी बंद की जाने वाली है। यस एवरीवन, समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक है। और वॉलंटियर का मतलब होता है जब जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, इंटरनल जो वर्कर्स हैं, वो अगर अपील डाल दे कि भाई कंपनी सही नहीं चल रही है, कंपनी गलत काम पे चल रही है और ये एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, तो प्लीज इसके ऊपर एक्शन उठा दे। अगर वो प्रूफ हो जाता है सच में, तो वो कंपनी बंद हो जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेमवर्क समझ में आया कि कंपनी की फंक्शनिंग कैसी होगी। अभी तो छोटी छोटी बातें पढ़ी हमने, ठीक है। आई थिंक सबको हर एक पॉइंट का मतलब समझ में आया। अब उसके बाद चेंजेस पढ़ेंगे हम 2002 के पढ़ेंगे, सॉरी पहले तो 1999 से लेकर 2001 तक के अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारे 2002 के एंड 2003 के। फिर उसके बाद सिकिंग जो इंडस्ट्रीज होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे।